नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। अगर खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। कुट्टू के आटे के सैंपल हुए फेल। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आटे के 6 सैंपल लिए गए थे जो कि फेल बताए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से ये सैंपल लिए गए थे। जांच में पाया गया जहरीला माइक्रोटॉनिक्स और कीड़े और फंगस भी लगे हुए पाए गए हैं। कुट्टू का आटा खाने से लगभग 300 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए थे। अब बिना लाइसेंस के नहीं बेचा जाएगा कुट्टू का आटा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुट्टू का आटा खाने से 300 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए थे, जिसके बाद राज्य सरकार एक्शन मोड में है और अब बिना लाइसेंस के कुट्टू का आटा नहीं बेचा जा सकेगा। इसको लेकर भी निर्देश दिए जा चुके हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह के दिशा निर्देश राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए हैं कुट्टू के आटे को लेकर? हाँ देखिए विशाल, उत्तराखंड में कुट्टू के आटे को लेकर जिस तरह से देखा जाए कि नवरात्रों के समय पर कुट्टू का आटा खाने से फूड पॉइजनिंग का मामला आया था। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो चाहे इसमें देहरादून की बात हो, हरिद्वार की बात हो, इन इलाकों में जो है करीब 400 के अधिक मामले ऐसे आए थे जो लोग फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार हुए थे। उन्हें कुट्टू का आटा खाने से फूड पॉइजनिंग हुई थी और इसके चलते उसी दौरान जो है बड़े स्तर पर जो है जिला प्रशासन अलर्ट हो गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तमाम तरह के निरीक्षण किए थे और अधिकारी को निर्देश दिए थे कि जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उसी दौरान जो है करीब 22 दुकानों से सैंपल लिए गए थे। अन्य इलाकों से भी सैंपल जो है कलेक्ट किए गए थे कुट्टू के आटे के। और उसमें अगर देखा जाए तो करीब 6 सैंपल जो है फेल पाए गए हैं। फेल हुए सैंपल में जहरीला माइक्रोटॉक्सिन जो है वो पाया गया है, फफूंद जिसे बोलते हैं। और इसमें कीड़े और फंगस जो है लगे हुए थे। और इस तरह का जो ये आटा था ये बेचा जा रहा था, जिस वजह से जो है लोग जिन्होंने खाया और वो जो है बीमार हुए और उन्हें जो है अस्पतालों में जाना पड़ा। तो देखिए बड़ी मात्रा में लोग बीमार हुए थे और ये बड़ा मुद्दा था। उसी के चलते जो है ये जो मामला सामने आया इसके बाद जो है सख्त रुख अपनाया गया है। उसमें जो है कार्रवाई की बात की जा रही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब ये देखना होगा कि आखिरकार कार्रवाई किस तरह की होती है। हालांकि क्योंकि इस मामले में 3 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। एक युवती के सहारनपुर से जेल भेजे गए हैं, तो वहीं 2 उत्तराखंड से गिरफ्तार किए गए हैं जो जिनके यहाँ से जो है ये आटे की सप्लाई हुई थी माना जा रहा था। उनको जो है गिरफ्तार कर वतन बिहार थाने में जेल भेज दिया था। वही खाद्य विभाग की जो टीम है वो लगातार जो है आगे कार्रवाई में जुटी हुई है। जी अच्छा योगेश, क्योंकि लगातार अब देखा भी जा रहा है कि कुट्टू का सेवन बड़ी संख्या में भी होता है और नवरात्रों का भी समय है, तो ऐसे में व्यवस्थाएं किस तरह से चाक चौबंद है? अधिकारियों को क्या कुछ जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में कुट्टू का आटा पहुंच रहा है? देखिए बिल्कुल, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका आटा बेचा जाता है, कुट्टू आटा बेचा जाता है। नवरात्रों का समय है और ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो खाद्य विभाग की टीम है उसको एसडीएम स्तर पर जो है गठित किया गया है कि खाद्य विभाग की एक टीम रहेगी जिसमें एसडीएम भी रहेंगे, खाद्य विभाग के जो अधिकारी भी रहेंगे। वो जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जाएंगे और जो है सैंपलिंग करेंगे। साथ ही साथ जिला स्तर पर टीम लगातार निरीक्षण कर ही रही है। उसके साथ ही अगर देखा जाए तो अब ये भी घोषित किया गया है कि बिना लाइसेंस के कुट्टू का आटा नहीं बेचा जाएगा। और खाद्य विभाग ने इसके लिए पूरी गाइडलाइन जारी कर दी है। वो कुट्टू के आटे को बिना लाइसेंस अगर बेचते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि पैकेट का पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अनुसार जो है नियमों का पालन किया जाएगा। उसी के तहत ये भेजा जाएगा। खुले में आटा बेचते पाया गया तो उसके खिलाफ जो है खाद्य विभाग का कार्रवाई करते हुए नजर आएगा। तो इसलिए जो है ये नियम बनाए गए हैं क्योंकि फिलहाल जिस तरह से बड़ा मामला सामने आया और ये विशाल इस बार नहीं हर बार देखने को मिलता है कि कुट्टू का सेवन करने से नवरात्रों के दौरान कहीं ना कहीं इस तरह के मामले सामने आते हैं। तो इन पर कड़ा रुख अपनाते हुए इस बार सरकार ने और खाद्य विभाग ने इस तरह का बड़ा फैसला लिया है कि पैकेट के जो है वही बेचे जाएंगे। अगर उसमें भी जो है पूरा मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायर डेट पूरा लिखा जाएगा, मात्रा कितनी है, एफएसआई से कोड जो होता है वो उसमें लगा होना चाहिए। तो तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इसमें अंकित होनी होंगी और उसके बाद इसको बेचा जा सकेगा। और समय समय पर निरीक्षण खाद्य विभाग भी करता नजर आएगा। ये खाद्य विभाग की ओर से कहा जा रहा है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे सीएम धामी। चैत्र अष्टमी मेले में करेंगे प्रतिभाग। चौखुटिया में मां अग्नेरी मंदिर में भी मेले का आयोजन, जिसके बाद हरिद्वार डैम कोठी पहुंचेंगे सीएम धामी। युवा ऑल स्टार्स चैंपियनशिप 2025 के समापन समारोह में भी करेंगे शिरकत। उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन की ओर से चैंपियनशिप का किया गया आयोजन। वन्ना कटारिया इंडोर स्टेडियम में भी होगा समापन। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर भी रहने वाले हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डैम कोठी में पहुंचेंगे और युवा
ऑल स्टार्स चैंपियनशिप 2025 के समापन समारोह में भी शिरकत करेंगे। उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन की ओर से चैंपियनशिप का आयोजन भी किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग भी करेंगे। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ खास कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल विशाल, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रदेश में कई कार्यक्रम रहने वाले हैं, जिसमें से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले अल्मोड़ा पहुंचेंगे और अल्मोड़ा में चैत्रा अष्टमी मेला 2025 में प्रतिभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और इस मेले की कई पारंपरिक मान्यताएं हैं और कई पौराणिक इतिहास इस मेले का है, तो वहां पर प्रतिभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मेले में करेंगे। और इसी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डैम कोठी हरिद्वार पहुंचेंगे, वहां के लिए जो है वहां पहुंचेंगे। उसके बाद वन्ना कटारिया इंडोर स्टेडियम हरिद्वार में जो है उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन द्वारा युवा ऑल स्टार्स चैंपियनशिप 2025 आयोजित की गई थी, जिसका आज समापन समारोह होना है, तो उसमें भी प्रतिभाग आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और इस तरीके के कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रहने वाले। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हल्द्वानी में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इंदिरा प्रियदर्शनी महिला डिग्री कॉलेज में परीक्षा भवन का शिलान्यास किया है, जिसकी लागत 541 लाख रुपए बताई जा रही है। परीक्षा भवन के शिलान्यास के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि महिला महाविद्यालय में परीक्षा के दौरान छात्राओं को दिक्कत होती थी, कम जगह में परीक्षाएं आयोजित की जाती थी। ऐसे में अब इस नए भवन के बनने से परीक्षा के दौरान छात्रों को कोई दिक्कत नहीं होगी। के लिए भी दे दिया है ऐसे ही। और एक मैंने खराब निर्णय और इस पर हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में 18 डिग्री कॉलेजों को परीक्षा भवन दिए हैं। लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत से एक बन रहा है। उसका मेन मकसद यह है कि लगभग 500 बच्चे एक परीक्षा हॉल में परीक्षा दे सकते हैं। वो मल्टीपर्पज़ भी रहेगा, कभी कोई कार्यक्रम होगा तो वहाँ पे किया जा सकता है। दूसरा, कई बार क्या है कि बच्चे ऑनलाइन परीक्षा देते हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर की सारी व्यवस्था रहेगी। वैसे हम 25 डिग्री कॉलेजों को मॉडल डिग्री कॉलेज बना रहे हैं, उसके लिए भी लगभग 70 करोड़ रुपये हमने अब मुक्त कर दिए हैं। और 25 डिग्री कॉलेजों में हम गरीब बच्चों के लिए छात्रावास बना रहे हैं। लगभग 18 डिग्री कॉलेजों में छात्रावास बन के तैयार भी हो गए हैं। अभी जो हमारा MBPG डिग्री कॉलेज है उसका भी छात्रावास बन के तैयार हो गया। एक दिन अभी मुख्यमंत्री जी और हम लोग उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। ऐसे हम लोग उच्च शिक्षा में कई गुणवत्तापूर्ण काम कर रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि अब उत्तराखंड के हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खुल गए हैं। अभी हमारा जो गौलापार का डिग्री कॉलेज है उसके लिए भूमि की चयन के लिए हमने कह दिया, जल्दी उसका निर्माण हो जाएगा। बाकी सभी जगह बिल्डिंगें बन गई हैं, 100% प्रोफेसर आ गए हैं, 100% प्राचार्य हम भर रहे हैं। और जो हमारी गेस्ट फैकल्टी थी, कई लोग वो प्रभावित हुए हैं, उनके लिए भी हम कुछ नए पद सृजन कर रहे हैं ताकि वो प्रभावित ना हो। तो ये भी हम लोग कर रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि अभी सतत विकास में और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उत्तराखंड टॉप 3 राज्यों में शामिल है उच्च शिक्षा में। केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया वक्फ संशोधन बिल को लेकर उत्तराखंड महिला आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष शायरा बानो ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। शायरा बानो का कहना है कि यह बिल समाज की भलाई के लिए लाया गया है। इसके माध्यम से जहां एक तरफ वंचित मुसलमानों को उसका अधिकार मिल सकेगा, वहीं महिलाओं के लिए भी नई दिशा और अवसर खोल दिए जाएंगे। बोर्ड के बिल को बहुत अच्छे नज़रिए से देखती हूँ। इससे जनहित को फ़ायदा होगा और हम पहले तो मैं हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि ये बिल लेके आए और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। गरीब जो मुसलमान है उसको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें 2 मुस्लिम लड़कियों को रखा जाएगा
और इसमें जो गरीब जो मुस्लिम लड़कियां हैं, बहन बेटियां हैं, उनको जमीन की उत्तराधिकारी होंगी और उनको इसमें पहले तो खाली पुरुष प्रधान ही उत्तराधिकारी होते थे। अब जो है इसमें महिलाओं को भी उत्तराधिकार दिया गया है और उनको भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। और हमारे जो जमीन थी जिसमें हमारा जो समुदाय है, मुस्लिम समुदाय वंचित था, तो उस पे हॉस्पिटल, शौचालय, कॉलेज वगैरह बनेंगे और उससे हमारे जो मुस्लिम समुदाय है उसको फायदा होगा। और ये मुस्लिम समुदाय के नज़रिए से बहुत अच्छा है और इसकी मैं बहुत ही समर्थन करती हूँ और अपने सरकार की बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ। लोहाघाट की डाक बंगला रोड पर गुरुवार को एसडीएम लोहाघाट नीति डांगर ने अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर निर्देश भी दिए गए थे कि अतिक्रमण हटाया जाए। अतिक्रमणकारी अपने साथी के साथ वहां मौके पर भी पहुंचा और जेसीबी मशीन के आगे खड़ा होकर प्रशासन की टीम से अगल बगल के सभी लोगों के अतिक्रमण हटाने की भी मांग रखी। उन्होंने कहा कि प्रशासन उन पर एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, कानून सबके लिए एक होना चाहिए। आरोपी के विरोध के चलते काफी देर तक अतिक्रमण हटाने का काम बाधित भी रहा है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां पर अचानक एक मासूम बच्ची जो कि खेल रही थी, उसकी जान चली गई। और यह भी बताया गया है कि स्टेशन में एक खाली काउंटर पर जो बच्ची थी वो झूलने की कोशिश कर रही थी और इस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया, जहां पर बच्ची की जान चली गई। गंभीर चोटें लगने की वजह से बच्ची की जान गई और फिलहाल रेलवे प्रशासन और स्थानीय अधिकारी घटना की जांच में भी जुटे हुए हैं। गंगनहर क्षेत्र के रामपुर इलाके में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब कूड़े के ढेर में अचानक भीषण आग लग गई। आग से कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया और धुएं का गुब्बार भी दूर दूर तक फैल गया, जिसमें आसपास के लोगों में दहशत का माहौल भी बन गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में फाइनेंस कंपनी अरुण ने 54,000 रुपये हड़पने के लिए लूट की झूठी सूचना दी, लेकिन पुलिस की जांच में उसकी चालाकी पकड़ में आ गई। 24 घंटे में ही पुलिस ने सच्चाई उजागर कर आरोपी पर 5,000 रुपये का चालान काट दिया और उससे माफ़ी भी मंगवाई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 71% से ज़्यादा वन भूमि है। राज्य सरकार से लेकर राज्य की जनता तक जानती है कि प्रत्येक वर्ष गर्मियों के दिनों में जंगलों में आग लग जाती है, जिसकी वजह से वन संपदा को भारी नुकसान भी होता है। यह भी सच है कि प्रत्येक वर्ष गर्मी से पहले प्लानिंग की जाती है और दावा किया जाता है कि इस बार आग से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब वक्त आता है तो दावों पर विपक्ष सवाल उठाता है। उत्तराखंड के जंगलों में फिर लगी आग। चंपावत में लड़ीधुरा में लगी भीषण आग। आग से लाखों की वन संपदा फिर खाक। गर्मी बढ़ने के साथ साथ ही उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। चंपावत जिले के बाराकोट के लड़ीधुरा के जंगलों में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने जंगल के बहुत बड़े भूभाग को अपनी चपेट में ले लिया और जंगल धू धू कर जलने लगे। ग्रामीणों की सूचना मिलने पर रेंजर राजेश जोशी के निर्देश पर वन कर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत को जान जोखिम में डालने के बाद उन्होंने आग पर काबू पाया। लेकिन चली तेज हवाओं ने एक बार फिर से आग को भड़का दिया, जिस कारण एक बार फिर से जंगल धू धू कर जलने लगे हैं। पूरी रात आग की वजह से क्षेत्र में धुआं ही धुआं फैल गया और वन संपत्ति को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
फिलहाल आग बुझ गई, लेकिन कई सवाल हैं। बिल्कुल, देखिए पर्यावरण की दृष्टि से भी सरकार अपना काम कर रही है, क्योंकि हमारे 70% उत्तराखंड में जंगल आते हैं और जिनको बचाना, जो हमारी धरोहर है, पर्यावरण भी हमारा इससे प्रभावित होता है। तो जो भी कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है कि जंगलों में अचानक आग लगती है, ज़्यादातर ये ग्रीष्म काल में होता है, जिस समय ये गर्मी अधिक पड़ती है। तो इसमें जो हमारे जन सरोकार हैं, उनको भी साथ में लेकर के चलना चाहिए, उनकी जन सहभागिता होनी चाहिए जंगलों को बचाने के लिए। सरकार इस ओर बहुत बेहतर कार्य कर रही है, जो जंगलों के बीच में शहरी क्षेत्रों की तरह ही पाइपलाइन डालकर उसको और बेहतर और पावरफुल बनाने का काम कर रही है। वनाग्नि को लेकर धामी सरकार गंभीर, सीएम का अधिकारियों को सख्त निर्देश, प्रभावी कार्य योजना और रणनीति पर जोर। कुछ समय पहले ही राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया था कि ग्रीष्मकाल के दृष्टिगत वनाग्नि की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्य योजना के साथ ही रणनीति बनाई जाए। साथ ही मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए अन्य राज्यों को बेस्ट प्रैक्टिस का अध्ययन किया जाए। सीएम के आदेश पर अधिकारी क्या काम कर रहे हैं, यह वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन अब वन मंत्री सुबोध उनियाल ने आग की रोकथाम के लिए पेयजल लाइनों पर हाइड्रेंट लगाने की बात की है। कोई भी स्थिति जंगलों में आती है, कहीं पर आग लगती है, तो उसको तुरंत जो है बुझाने का काम हो और वहां पर हमें जो है जल का किसी भी प्रकार की तंगी या दिक्कत परेशानी ना हो। तो इस तरह के स्टोरेज भी सरकार वहां बना रही है। जिस तरह से कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी ने भी बताया कि हम जंगलों को बचाने के लिए सभी अधिकारियों को उन्होंने निर्देश देने का काम किया है कि अधिकारी किसी प्रकार की भी कोई कोताही ना बरतें, और उन सब को लेकर के जल, जंगल और जमीन बचाने की जो कवायद है वो सरकार की, तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर निर्णय है, क्योंकि आने वाली हमारी जो गर्मी है उससे हमें कैसे बचा जा सके, पर्यावरण की दृष्टि से भी ये एक बहुत बेहतर निर्णय है। पेयजल लाइनों पर फायर हाइड्रेंट की तैयारी, वन मंत्री ने दिया अधिकारियों को आदेश। पेयजल लाइनों का जुटाया जा रहा ब्यौरा। जंगलों से होकर गुजरती हैं ज्यादातर पेयजल लाइनें। वन मंत्री के मुताबिक जंगलों को आग से बचाने के लिए जंगलों से गुजरने वाली पेयजल लाइनों पर फायर हाइड्रेंट लगाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, ताकि आग के विकराल रूप धारण करने पर उसे नियंत्रित किया जा सके। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने विभाग प्रमुख को जंगल से गुजर रही पेयजल लाइनों का आंकड़ा जुटाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद संवेदनशीलता के दृष्टिगत जंगलों में हाइड्रेंट लगाने को जल संस्थान समेत अन्य एजेंसियों से टाइप किया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि अधिकांश जल स्रोत जंगलों में ही हैं, जिनमें पेयजल योजनाएं बनाई गई हैं। लिहाजा अगर पाइप लाइनों पर फायर हाइड्रेंट लग जाएंगे तो वनाग्नि नियंत्रण में अहम भूमिका हो सकती है। उत्तराखंड में वनाग्नि एक बड़ी समस्या है और जैसे ही गर्मी का सीजन शुरू होता है, जंगलों में जगह जगह आग दिखाई देती है, जिससे करोड़ों रुपए की राजस्व का नुकसान तो होता ही होता है। पर्यावरण का जो नुकसान होता है वो अलग से, और लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बरसात के मौसम में जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, ये सब जो है पर्यावरण के प्रति हमारी अनदेखी का नतीजा है। और इस बार वन मंत्री कह रहे हैं कि वो जहाँ जहाँ से पेयजल लाइनें गुजरती हैं वहाँ हाइड्रेट लगाने का काम करेंगे। कब लगाएंगे? गर्मी का सीजन तो शुरू हो गया है और अभी हमने पिछले ही महीने में देखा था जिस तरीके से बद्रीनाथ वन प्रभाग के जंगल धू धू करके जल रहे थे। ये एक चेतावनी थी प्रदेश सरकार के लिए, वन विभाग के लिए, कि अपनी कुंभकर्णी निद्रा तोड़िए और जंगलों को बचाने के लिए कुछ उपाय कीजिए। देश को पर्यावरणीय सेवाएं दे रहा उत्तराखंड, हर साल 3 लाख करोड़ की पर्यावरणीय सेवाएं। उत्तराखंड के जंगलों में हर साल लगती है आग। यह बात देश और दुनिया में किसी से छिपी नहीं है कि करीब 71% वन भूभाग वाला मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सरकारी आंकड़ों को ही देखें तो उत्तराखंड देश के प्रत्येक वर्ष 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पर्यावरणीय सेवाएं दे रहा है। इनमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की भागीदारी अकेले यहाँ के वनों की है, लेकिन वनों पर खतरे भी कम नहीं है। लिहाजा यह जरूरी है कि हर 1 साल जंगलों में लगने वाली आग को रोका जाए, ताकि देश की जनता को पर्यावरणीय सेवाएं मिलती रहें। सरकार के दावों पर अब विपक्ष के सवाल भी हैं। पिछली बार देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तराखंड के जो है पर्यावरण पर गंभीर चिंताएं व्यक्त की थी और वनाग्नि से बचाव के लिए सरकार की तैयारियों का
जो है पर्दाफाश किया था। देखते हैं इस बार सरकार केवल बयानबाजी तक सीमित रहती है या जंगलों की आज आग बुझाने के लिए कोई जमीनी स्तर पर उपाय भी करती है। उस पर गंभीरता से चिंतन मंथन करके रोकथाम के लिए क्या कदम सरकार उठा रही है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी तक तो धरातल पर सरकार की तैयारियां नदारद नजर आ रही है। साल 2024 में आग की घटी 1242 घटनाएं। 2024 में 1696.32 हेक्टेयर जंगल प्रभावित। 2024 में आग से 10 से ज्यादा की गई जान। 2024 में उत्तराखंड में 1242 आग लगने की घटनाएं घटी, जिसमें इन आग की घटनाओं से 1696.32 हेक्टेयर क्षेत्र वन प्रभावित हुआ और 10 से भी अधिक लोगों की जान चली गई थी। गर्मी से पहले बैठकों का दौर चलता है। दावे किए जाते हैं कि आगे से ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि आग से बहुत ज्यादा नुकसान न हो, लेकिन प्रत्येक वर्ष जंगलों में आग लगती है और फिर से वही दावे किए जाते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि अभी तो यह आग की घटनाओं की शुरुआत है, आगे और भी ऐसी घटनाएं घटेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने डोईवाला कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने थाना कार्यालयों में रखे अभिलेखों का अवलोकन करते हुए सभी अभिलेखों को नियमित रूप से अपडेट करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही CCTNS के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेते हुए MHA की तरफ से संचालित किए जा रहे कई पोर्टलों में सूचनाओं और जानकारियों को समय से अपडेट करने के भी निर्देश दिए गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।